इस बहादुरी की लड़ाई में 120 हिंदुस्तानी जवानों ने 5000 चाइनीज को रोका। इसमें से 110 शहीद हो गए। महाभारत से जो चली आ रही है ये उसका नतीजा है। हर बच्चा जो जब छोटा भी होता है वो सोचता है फौज में जाऊंगा तो उसको ये पता है कि मैं मारने मरने के लिए जाऊंगा, मैं वहां से पीछे हटने के लिए नहीं जाऊंगा। तो इस ट्रेडिशन की वजह से, इस वैलर की ट्रेडिशन की वजह से मैं बोल सकता हूं कि उन्होंने काम करके दिखाया। हमारे को जो कपड़े दिए गए थे वो इतने घटिया क्वालिटी के थे कि जो आपको ग्लव्स दिया गया, उस समय -24 डिग्री टेम्परेचर था 18 नवंबर को। जो ग्लव्स दिया गया वो इतना मोटा है कि आप गन में जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर के अंदर आप उंगली डालें तो उंगली नहीं घुस रही है। जब इनकी बॉडीज मिली तो इनकी उंगलियां जो हैं वो सब गन्स के साथ में फ्यूज हो चुकी थी। इनकी उंगलियां काट के फिर इनको दफनाया गया। 2-4 मैंने सीनियर ऑफिसर से बात की कि रिजांगला पे किताब लिखना चाहता हूं। वो बोलते हैं जी वो तो 7 घंटे की लड़ाई थी, 7 घंटे की लड़ाई के ऊपर किताब कैसे लिखोगे, चैप्टर लिख सकते हो। चाइना का पूरा फोकस उनकी गरीबी हटाने पे नहीं था, वो भी गरीब कंट्री था। उनका पूरा फोकस मिलिट्री पे था, हमारा पूरा फोकस गरीबी हटाने का था। कोई भी जब जंग होती है और उस जंग में जीत होती है तो उस जीत की कहानियाँ, उसकी वीरता की कहानियाँ, उसकी शहादत की कहानियाँ कई दशकों तक सुनी जाती हैं और सुनाई जाती हैं। लेकिन जब किसी जंग में हार हो जाती है तो उन हार की वजहों वाली फाइल के साथ ही वैसी कहानियों को भी दफन कर दिया जाता है। एक ऐसी ही कहानी है रेजांगला की, जो 1962 में भारत और चीन युद्ध के साथ जुड़ी हुई है। उसमें भी वीरता की तमाम मिसालें हैं जिन्हें सुनना जाना चाहिए था, जिन्हें सुनाया जाना चाहिए था, जिन्हें दुनिया को बताया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें उस तरह से नहीं बताया गया जिस तरह से कि उनका योगदान था उस युद्ध में। तो उस पूरी कहानी पर, उस पूरी वीरता गाथा पर एक किताब आई है हमारे हाथ में जिसका नाम है द बैटल ऑफ रेजांगला। पेंगुइन ने इसको प्रकाशित किया है, किताब अंग्रेजी में है और इसको लिखा है कुलप्रीत यादव ने। कुलप्रीत यादव रिटायर्ड कमांडेंट हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में रहे हैं और 2014 में इन्होंने VRS लेकर के इस किताब पे काम करना शुरू किया और इसकी कहानी को लेकर के दुनिया के सामने आए। तो कुलप्रीत यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इस किताब पर बात करेंगे, इस किताब के बहाने 1962 में जो हमने खोया और उसके बाद जो हमने पाया उस पर बात करेंगे और तमाम बातें करेंगे कुलप्रीत यादव के साथ। तो थैंक यू सर वक्त देने के लिए। और शुरुआत जैसा कि मैंने कहा कि जब जंग में जीत होती है तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। हमारे पास 1948 के युद्ध की कहानी है, 1965 के युद्ध की कहानी है, 71 के युद्ध की कहानी है, 99 जिसमें हमें बहुत नुकसान हुआ था उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। 1962 की कहानी क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी क्या वो सिर्फ हार वजह है या कोई दूसरी वजह है कि उसकी कहानी हमें तब तक नहीं पता चलती है जब तक कि हमें बहुत खोद के उसको ना निकालना पड़े? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है अविनाश जी। एक्चुअली 1947 में भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद में हमारा फोकस प्रोग्रेस की तरफ था। हिंदुस्तान को आइडिया नहीं था कि अटैक होगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे। और जब 62 में चाइना ने हमारे पे अटैक किया तो हमारी जो हार हुई वो इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग हार थी कि जिसकी वजह से ये सारी जो कहानियां हैं इसकी, वो हमको लगा कि मतलब इनका बात इसके बारे में नहीं करनी चाहिए। खैर शायद ये विद इंटेंशन नहीं हुआ होगा। मेरे ख्याल से फोकस भारत सरकार का उसके बाद गया कि मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहिए और ऐसा दोबारा ना हो, तो सारा फोकस उस साइड चला गया। 65 में जब पाकिस्तान ने हमारे को अटैक किया तब तक हम कुछ हद तक तैयार हो गए थे, हमको फतह मिली। उसके बाद 71 में हमको जीत मिली और 65 और 71 की जीत की वजह से हम लोगों ने 62 की लड़ाई को भुला दिया। लेकिन जब मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ द बैटल ऑफ रेजांगला, पूरी किताब पढ़ी, किताब पढ़ते हुए कई बार आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी कहानी को मुझे लगता है कि दफन ना करके इसको ज़िंदा किया गया होता तो बात कुछ दूसरी होती। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली बात हो, तो हम कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार थे या मेनन जिम्मेदार थे या तमाम लोग जिम्मेदार थे, उस समय के सरकारें जिम्मेदार थीं, हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास सारी चीज़ें नहीं थी। इस किताब को पढ़ते हुए तो बार बार नज़र आता है कि वो चीज़ें नहीं थीं।
तो जब ये पब्लिक डोमेन में आ ही गया था कि हमारे पास हथियार नहीं थे उस तरीके से लड़ने लायक, या हमारी सेना उस तरीके से तैयार नहीं थी, या इंटेलिजेंस फेल्यूर था, तो फिर इस कहानी को बाहर लेकर के आना तो चाहिए ही था ना। हाँ, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, और बाहर इसको लाना चाहिए था, इसलिए मैं इसको बाहर लेकर आया हूँ इतने डिकेड्स के बाद में। लेकिन मेरा इसको बाहर लेके आने का एक पर्सनल रीज़न भी था, और पर्सनल रीज़न ये था कि इस बहादुरी की लड़ाई में 120 हिंदुस्तानी जवानों ने 5000 चाइनीज़ को रोका, इसमें से 110 शहीद हो गए। इन 110 जो शहीद हुए उसमें से 2 मेरे रिश्तेदार थे। तो जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, मेरे पिताजी एयरफोर्स में काम करते थे, चंडीगढ़ में पोस्टेड थे उस समय। छुट्टी पे मैं और मेरा भाई और मेरे मम्मी डैडी हम लोग हरियाणा में अपने गांव आते थे। तो गांव में हर एक को इस बैटल के बारे में पता था, और महिलाएं जो है वो गीत गाती थी इनके ब्रेवरी के। वहाँ पे लोगों ने पैसे इकट्ठे करके इनकी मूर्तियाँ बना रखी हैं शहीदों की, बड़ा अच्छा लगता था। मैं स्कूल आके अपने दोस्तों को बोलता था कि रेजांगला में पता है ऐसा ऐसा हुआ, उसमें मेरे रिलेटिव्स भी थे। तो सब लोग मेरे को देखते थे, रेजांगला क्या है। उसके बाद में मैं कॉलेज गया, नौरोजी वाडिया कॉलेज पुणे, बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, आज भी बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई पुणे, मैंने कॉलेज किया वहाँ पे। कॉलेज में मैं सबको बोल रहा हूँ रेजांगला रेजांगला, एंड सब लोग बोल रहे हैं ये क्या होता है। उसके बाद मैं बोला चलो भाई कोई बात नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, लोग नहीं जानते होंगे। उसके बाद में मैं अफसर बना, नेवल ऑफिसर्स अकेडमी गोवा गया, वहाँ पे भी मैंने देखा किसी को जानकारी नहीं है। फिर मैं 23 साल तक मैंने वाइट यूनिफॉर्म पहन के जगह जगह पे अपॉइंटमेंट की। मैंने 3 यूनिट तक कमांड की, बहुत अफसरों से मिला, बहुत जवानों से मिला। सबसे मैंने जिक्र किया कि भाई आपने रेजांगला के बारे में सुना है, तो किसी ने रेजांगला के बारे में नहीं सुना था। खैर 2014 में मैं रिटायर हो गया, मैं घर आ गया दिल्ली में, मैंने किताबें वगैरह लिखनी शुरू की। और तब मेरे को एक दिन एहसास हुआ कि जो ये जवान हैं जिन्होंने अपनी प्राण की बाजी लगा के पूरे लद्दाख रीजन को बचाया, ये केवल उन लोकल गांव के हीरो बनकर रह गए। क्या हमारे को एज इंडियंस उनके सैक्रिफाइस के पता होने का हक नहीं है? मेरे को लगा कि हर हिंदुस्तानी को इस बहादुरी का पता होना चाहिए। आसान नहीं था क्योंकि पुरानी लड़ाई है, रिसर्च के लिए मटेरियल चाहिए, और जैसा कि हमने जिक्र किया कि उसको थोड़ा दबाया भी गया था, चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने फिर भी एक प्रपोज़ल बनाया, बहुत दिल से बनाया, बहुत लगन से बनाया, बहुत इमोशनल होकर बनाया, बिकॉज बहुत ही इमोशनल लड़ाई है। जो भी इसको पढ़ेगा उस चीज़ को रियलाइज़ करेगा, रोंग पे खड़े होने वाली लड़ाई है। तो मैंने प्रपोज़ल पेंगुइन रैंडम हाउस जो मेरे करंट पब्लिशर है, इन्होंने मेरी इससे पहली वाली किताब भी पब्लिश की है, उनको मैंने भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि इस पर आप किताब लिखिए। अभी इस पर मटेरियल नहीं था बहुत ज़्यादा, फिक्शनलाइज हम कर नहीं सकते हैं, सारा फैक्चुअल लिखना है। तो तकरीबन मेरे को 2.5 साल लग गए कि किताबें पढ़ो, जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं 62 के ऊपर सारी पढ़ डाली, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी लाइब्रेरीज हैं, मेंबरशिप लेके सब जगह जाके सब कुछ। एंड मैंने देखा हर जगह कहीं 1 पेज का वर्णन है रेजांगला का, कहीं 1.5 पेज का वर्णन है। 2-4 मैंने सीनियर ऑफिसर से बात की कि रेजांगला पे किताब लिखना चाहता हूँ। वो बोलते हैं जी वो तो 7 घंटे की लड़ाई थी, 7 घंटे की लड़ाई के ऊपर किताब कैसे लिखोगे, चैप्टर लिख सकते हो। तो मैंने उसको भी एज ए चैलेंज लिया, भाई 7 घंटे की लड़ाई लड़ने के लिए आपकी 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की ट्रेनिंग भी तो रही होगी। और क्या, कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनकी क्या क्या स्टोरीज थी, कैसे कैसे वो आगे गए। और 7 घंटे से पहले 1 महीना पहले तो आप वहीं पे तैनात हो। सच बताऊं तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये पूरी किताब बन पाएगी, लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, शायद इन शहीदों की ही सपोर्ट से, और ये किताब पूरी बन गई और आज 20 तारीख को रिलीज़ हो गई। तो 13 कुमायूं बटालियन है, चार्ली कंपनी है, बारामूला में तैनात होती है 1962 में। अक्टूबर का महीना होता है, सितंबर का महीना होता है। बारामूला में तैनात होते हैं, थोड़ी सी ठीक जगह है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अंदेशा सिर्फ जताया जाता है कि चाइना हमला कर सकता है, और प्रधानमंत्री बार बार आश्वासन देते हैं जवाहरलाल नेहरू कि चाइना तो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। फिर एक दिन इस कंपनी को आदेश आता है कि आप लोग ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करिए, आपको जाकर के लद्दाख में रेजांगला के पास आपको जाना है। लेकिन उससे वहाँ तक भी अभी आपको नहीं पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे जाट रेजिमेंट है वहाँ पे, और गोरखा रेजिमेंट है, उन लोगों ने संभाल रखा है पूरा मोर्चा। ये लोग जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, और इनको पता चलता है कि जो जाट रेजिमेंट है और जो गोरखा रेजिमेंट है
उनके जवान तो शहीद हो गए हैं और अब आपको रेजांगला को बचाना है, क्योंकि उसी के पास एक चुशुल एयरबेस है और अगर चुशुल एयरबेस पर चाइना कब्जा कर लेता है तो फिर भारत का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। 120 जवान आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, बिल्कुल प्लेन, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई पहाड़ पहाड़ का नहीं उसमें से। मेजर शैतान सिंह उसको लीड कर रहे होते हैं। हथियार उसी तक बहुत कम है उनके पास। कैसे, मतलब वो क्या है, वो पूरा इनका जो क्या कहें उसको, कि किस तरीके से वो सुनते भी जा रहे हैं कि हमारे साथी जाट रेजिमेंट के लोग और गोरखा रेजिमेंट के लोग शहीद भी हो रहे हैं, अब हमें आगे बढ़ना भी है, हमें कंट्रोल भी करना है और हमारे पास ना तो हथियार हैं, ना उस तरीके के जूते हैं, ना उस तरीके के कपड़े हैं। -5 डिग्री टेम्परेचर में शैतान सिंह से पहले ब्रिगेडियर प्रेम कुमार को भेजा जाता है, कैप्टन थे वो वापस आते हैं। क्या थी वो प्रेरणाएं इन लोगों के बीच कि 120 जवान 5000 चाइना के सिपाहियों से भिड़ने पर आमादा हैं और बीच में कई बार आपने जो जिक्र किया है कि वो रोकते भी हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे क्योंकि दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास अब। बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो आसान नहीं है। उसका कारण ये है कि ये मैं समझ सकता हूँ एक तरह से ये सोल्जरिंग डीएनए का नतीजा है। ये सारे के सारे जवान जो थे ये हरियाणा के थे, ये बेसिकली अहीर थे और अहीरों का कंट्रीब्यूशन इंडियन वॉर्स में ब्रिटिशर्स के टाइम भी बहुत ही ज़्यादा रहा है। 1857 की लड़ाई में राव तुलाराम ने 7000 लोगों के साथ में अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ी थी। बैटल ऑफ नारनौल उसको बोलते हैं, एक बहुत ही 1857 की वन ऑफ द टफेस्ट बैटल थी। और सोल्जरिंग में ये लोग आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन है फैमिली का। गांव में आप लड़ाई छोड़ के या पीछे हट के अगर गांव में चले जाओगे हरियाणा में तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी, बोलेंगे तो भगोड़ा है, ये तो पीछे आ गया। कमाल की बात तो अविनाश जी ये है कि ब्रिगेडियर रैना जो 114 ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर थे उन्होंने मैसेज भेजा थ्रू कमांडिंग ऑफिसर, फिर वो मैसेज आया इनके पास में, मेजर शैतान सिंह के पास में, और उसमें ये बोला गया है कि अगर आप नहीं लड़ पा रहे हो, आपके एम्यूनिशन खत्म हो जाते हैं। आपको बता दूं एक जवान के पास 600 राउंड्स थे और उनके पास में 1200 राउंड 3 इंच मोर्टार के थे और उनके पास में करीबन 600 ग्रेनेड थे और 9 उनके पास में एलएमजी थी। यही उनके पास में पूरा इक्विपमेंट स्टेटस था। तो सबको पता था, ब्रिगेडियर साहब को पता था कि भाई चाइना तो इतने सारे हथियार लेकर आएगा और उनको इंटेलिजेंस मिल चुकी है, सब लोग खड़े हुए आगे। तो बोला आप लड़ो, लेकिन अगर जान की मतलब लगता है कि तो ऐसे फालतू में जान आपको नहीं गंवानी चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। तो इसको ऑर्गेनाइज रिट्रीट बोलते हैं, ये अलाउड है फौज में। लेकिन इन्होंने आपस में, मेजर शैतान सिंह इतने ज़बरदस्त और इतने बढ़िया लीडर थे। आज हम बात करते हैं इंक्लूसिव लीडरशिप की, उस समय की लीडरशिप अलग थी। उस समय की लीडरशिप होती थी लीडर जो बोलेगा वो जवान करेगा। आजकल की लीडरशिप ऐसी है कि लीडर जवान से भी कंसल्ट करता है। तो इन्होंने अपने जेसीओ से कंसल्ट किया, जेसीओ ने जवानों से कंसल्ट किया और जवानों ने बोला हम 1857 के नारनौल जैसी लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी भी कंडीशन में वापस नहीं आएंगे। और फिर भी मैं इसका सबसे आसान सवाल जवाब बताऊं तो वो है उनकी जो बैटल कराई है, दादा किशन की जय। आप हरियाणा के गांव में जाके आप दादा किशन की जय बोलिए, वहां पे आप देखिए उसका क्या असर होता है। रोंगटे खड़े हो जाए, अभी मेरे बोलते वक्त भी रोंगटे खड़े हो गए। तो ये एक जो वैलर की जो ट्रेडिशन है ना अविनाश जी, जो पिछले हजार महाभारत से जो चली आ रही है, ये उसका नतीजा है। हर बच्चा जो छोटा भी होता है वो सोचता है फौज में जाऊंगा तो उसको ये पता है कि मैं मारने मरने के लिए जाऊंगा, मैं वहां से पीछे हटने के लिए नहीं जाऊंगा। तो इस ट्रेडिशन की वजह से, इस वैलर की ट्रेडिशन की वजह से मैं बोल सकता हूं कि उन्होंने ये काम करके दिखाया। अगर ये 120 जवान उन 5000 सिपाहियों के आगे नहीं खड़े हुए होते तो क्या हुआ होता? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक वहाँ पे लेक है जिसका नाम है पेंगोंग सो, जो सब जानते हैं। उसके नीचे एक और लेक है छोटी जिसका नाम है स्पेंगुर सो। स्पेंगुर सो और मगर हिल के बीच में एक छोटा सा पैसेज था और पूरे ब्रिगेड की फोकस उस पैसेज पे थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि चाइना वाले जो जनरल्स थे वो चाइना की साइड में आते थे, मैप खोलते थे, जीप पे रखते थे और फिंगर ऐसे करते थे। तो हमारी को ये लगता था कि ये यहाँ से अटैक करेंगे। हमने अपने सब लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रखा था। रेजांगला 19 किलोमीटर एयरफील्ड से पीछे का एरिया था, इसीलिए सबसे कम एम्यूनेशन दिए थे, माइंस भी नहीं दी थी। आर्टिलरी की जो गन्स थी वो अगर टेढ़ी भी करेंगे वहाँ पर फायर करने के लिए तो बीच में पहाड़ था। तो हमको लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे अटैक होगा। बार बार मेजर शैतान सिंह को बताया जा रहा था तैयार रहो, लेकिन वहाँ पे अटैक होने की चांसेस कम है, यहाँ पे होंगे। अब चाइना तो हर तरह से प्लॉय मतलब चालाकी करता है, ये सारा खेल था
और ऐसा नहीं उन्होंने उस दिन जिस दिन रेजांगला में अटैक किया वहाँ यहाँ अटैक नहीं किया, यहाँ भी अटैक किया, यहाँ छोटा अटैक किया। हम लोग सब ब्रिगेडियर साहब, कमांडिंग ऑफिसर, सारे बटालियन का सारे के सारे कमांडिंग ऑफिसर, सब लोग इन्हीं सब चीज़ों में जुट गए और वहाँ धीरे से वो लोग रेजांगला में आए। उन्होंने सोचा 120 लोग हैं, हम 5000 लोग हैं, एम्यूनेशन भी कम है उनके पास में, हम उनको 2 मिनट में ख़त्म करके यहाँ से पीछे से चल के आके इनके एयरफील्ड ले लेंगे। लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि यहाँ बैठा कौन है, और ये वजह है जिस वजह से चाइना ने वहाँ से अटैक किया। उनको लगा ये सॉफ्ट पॉकेट है। लेकिन वही उनका काल साबित हुआ। मेजर शैतान सिंह उसमें रहे हैं, नायब सूबेदार सुरजाराम, हरिराम और रामचंद्र और इनकी पूरी टीम ने जो किया कि वही मैं किताब पढ़ रहा था और बोलते हुए मेरे आपसे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि इनकी डेड बॉडी 3 महीने बाद एक गडेरिया जा रहा होता है, उसको दिखती है, और जब पूरी इंडियन आर्मी आती है तो दिखता है कि सबके सीने पे गोलियां हैं, किसी के पीठ पे गोली नहीं है, और सबके हाथों में हथियार हैं। इसको लेकर के जब आपने पूरी रिसर्च शुरू की होगी और जब जवानों से बात की होगी, अधिकारियों से बात की होगी, क्या रहा था रिएक्शन? क्योंकि ये कहानी तो मैंने, मतलब ये मेरी कमी हो सकती है जानकारी की, कि ये कहानी मैंने पहली बार पढ़ी कि सारे जवानों के हाथों में हथियार थे और सबने सीने पे गोलियां खाई थी। बिल्कुल सही आपने सुना है। तो हुआ क्या कि 120 में से 110 शहीद हो गए, बचे 10 में से 6 चाइना POW बना के ले गया, वो क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे धुएं वगैरह की वजह से। जो 4 बचकर आए वो जब वो सिपाही थे, उन्होंने, क्योंकि मेजर साहब ने बोला, मेजर साहब को वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेजर साहब को पता चल गया कि अब वो आगे अब उनकी जान नहीं बच सकती, तो उन्होंने बोला मेरे को यहाँ बैठा दो और आप लोग जाओ और CO साहब को बताओ, देखिए आप मेजर साहब का उनकी यूनिट है, CO साहब को बताओ कि मेरी कंपनी कैसे लड़ी है, आप लोग सब कैसे लड़े हो। अब ये बेचारे सिपाही गए, अब इतनी बुरी तरह से हिंदुस्तान हार चुका है, इन्होंने सिपाही एक कमांडिंग ऑफिसर को जमाने में लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा के सामने वो थर खड़े भी नहीं थे, पाते, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी थी। लेकिन खैर जब उन्होंने बताया तो कमांडिंग ऑफिसर ने ही नहीं, ब्रिगेडियर ने, एडजुटेंट ने, किसी ने भी विश्वास नहीं किया, और लोग इस बात को गलत मानते हैं। मैं इस बात को गलत नहीं मानता। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि हम 120 लोगों ने 5000 लोगों को रोक दिया जिनके पास में हमारे से बेटर वेपन्स थे, आप विश्वास करोगे? उनको लगा ये बेचारे 20-25 साल के जो हैं ये नए सिपाही हैं, रंगरूट हैं, ये टेंशन में है, पैनिक में, जान बची है इनकी, ये लोग कंफ्यूज्ड हैं और ये इनकी अभी साइकोलॉजिकल स्थिति ठीक नहीं है। ये तो जब गडरिया ने देखा और जब फिर ब्रिगेडियर साहब, रैना साहब बाद में चीफ बने, रैना साहब पर्सनली उन्होंने लीड किया ट्रैक। उनकी एक आंख प्लास्टिक की थी, वो प्रोस्थेटिक जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक गलत वर्ड है, नकली आंख थी। इतने आंसू आए उनके कि वो उनकी आंख निकल गई, और उन्होंने उस समय 96 बॉडीज रिट्रीव की। ये आप जैसे बता रहे हो, सीने में गोली। और सबसे जो और दिल दिलाने वाली बात है अविनाश जी, वो ये है, हमारे को जो कपड़े दिए गए थे वो इतने घटिया क्वालिटी के थे कि जो आपको ग्लव्स दिया गया, उस समय -24 डिग्री टेम्परेचर था 18 नवंबर को, जो ग्लव्स दिया गया वो इतना मोटा है कि आप गन में जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर के अंदर आप उंगली डालें तो उंगली नहीं घुस रही है, तो आप उंगली कैसे घुसाएंगे? आप ग्लव को निकालेंगे, आपको बंदूक तो चलानी है, आप जवान हो, तो ग्लव को निकाल के अगर आप उसको चलाओगे तो वो मेटल है, -24 डिग्री में मेटल को स्किन के साथ टच करो तो फ्यूज हो जाती है। जब इनकी बॉडीज मिली तो इनकी उंगलियां जो हैं वो सब गन्स के साथ में फ्यूज हो चुकी थी। इनकी उंगलियां काट के फिर इनको दफनाया गया है, और ब्रिगेडियर साहब ने 96 जवानों को सॉरी मैं इमोशनल हो रहा हूं, उन्होंने खुद दफनाया, मतलब खुद उन्होंने वो आग दी है वहां पे, और आज वहां पे अहीर धाम बना हुआ है मेमोरियल। हर हिंदुस्तानी वहां जाता है, और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी को वहां पे प्रेरणा लेने के लिए जाना चाहिए। किसको जिम्मेदार माना जाए इस तरह की स्थितियां? जैसे कि आप बता रहे हैं, किताब में इसका जिक्र भी है कि हमारे जवानों के पास 1962 में इतने ख़राब कपड़े थे, ग्लव्स ऐसे थे कि उन्हें बंदूक चलाने के लिए अपने ग्लव्स निकालने पड़ रहे हों। और आप चाइना जैसी, उस समय भी बहुत बड़ी आर्मी थी वो, आज के लिए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है, उस समय भी बहुत बड़ी आर्मी थी। किसको जिम्मेदार माना जाए? जैसा कि आपने किताब में लिखा है कि जब युद्ध शुरू होता है तो नेहरू आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ के दौरे पे चले जाते हैं, फिर आते हैं कोलंबो चले जाते हैं। जो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं कृष्णा मेनन, वो बाहर चले जाते हैं। जो आर्मी स्टाफ होते हैं BM कॉल, वो भी कहीं दौरे पे रहे होते हैं। DK पलित जो डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, वो भी बाहर ब्रिगेडियर थे, वो भी रहे होते हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरे
पॉलिटिकल सिनेरियो को खास तौर से और हमारे इंटेलिजेंस फेल्योर के साथ ही इस तरह की स्थितियों को? देखिए अविनाश जी, मैं तो एक फौजी ऑफिसर हूं और हमारे को ये ट्रेन किया गया है कि पॉलिटिक्स पर टिप्पणी ना करें। मैं बहुत ही सिंपल लेकिन मैं मॉडरेट व्यू इसमें लूँगा। देखिए, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हों, वो वॉर से 10-15 दिन पहले 1-1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं। उसका कारण, कौल साहब तो छुट्टी पे थे 1 महीने के लिए श्रीनगर में। उसका कारण बड़ा सिंपल ये है कि उनको अंदाज़ा ही, उनको हवा ही नहीं थी कि हमारे पे अटैक होने वाला है। भारत ये समझता था कि हमारे को चाइना कभी अटैक नहीं करेगा क्योंकि हिंदू चीनी भाई भाई। जब अटैक हुआ तब हमको पता चला कि अटैक हुआ और हमारी तैयारी तो हुई नहीं थी, क्योंकि 1947 से लेकर 1962 तक हमने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं किया था। इसमें भी मैं मॉडरेट व्यू लूँगा। हिंदुस्तान 1947 में बहुत गरीब देश था। बिल्कुल। जब गरीब देश था तो जो भी गरीब देश के जिम्मेवार पार्टी थी, जो लोग थे, उनके सामने जो डिसीजन लेने थे वो ये लेने थे कि भी हम अपनी गरीबी हटाएं या हम अपनी आर्मी को सुधारें। चूंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी तो दुनिया में एक इस तरह का फीलिंग थी पूरे वर्ल्ड में कि लड़ाई अब कभी नहीं होगी। लोग ऐसा सोचते थे। संयुक्त राष्ट्र बनाया भी गया, संयुक्त राष्ट्र भी बनाया गया। और लेकिन लेकिन फिर भी इसको इंटेलिजेंस फेलियर तो मानता हूँ, क्योंकि उस समय इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो था IB था, उसको भोलानाथ मुलिक करके एक सीनियर ऑफिसर थे जो उसको हेड कर रहे थे। वो उन्होंने 47 या आई थिंक इफ आई एम राइट 47 या 47 या 49 से वो उसके हेड थे और वो 62 तक उसके हेड थे। उन्होंने अपनी बहुत अच्छी मेमोइर्स भी लिखी हैं मेरे को। लेकिन उनकी जब मैंने किताब पढ़ी और मैंने उनकी खुद के व्यू पॉइंट देखे तब मेरे को समझ में आया कि उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो केवल आर्मी के पास ही लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं थे, बजट कम नहीं था, इवन इंटेलिजेंस के पास में बहुत कम बजट था। चाइना का पूरा फोकस उनकी गरीबी हटाने पे नहीं था, वो भी गरीब कंट्री था, उनका पूरा फोकस मिलिट्री पे था, हमारा पूरा फोकस गरीबी हटाने का था। तो ये यहाँ डिफरेंस हो गया। तो ब्लेम करना किसी को मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक वो एक करेक्ट स्टैंड होगा। हाँ, लेकिन जब हार होती है तो किसी ना किसी को ब्लेम तो करना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर 62 में ऐसी हार नहीं होती तो हम सुधरने वाले नहीं थे और हमारी 1965 भी हम उस तरीके से 65 भी हारते और 71 में पता नहीं क्या होता। सो दिस एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी ए वेकअप कॉल फॉर अवर आर्म फोर्सेज दैट प्लीज़ मॉडर्नाइज, प्लीज़ पुट योर हाउस इन ऑर्डर। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी आदमी आपका दोस्त नहीं है। आपके अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें की है, तब सब इक्विपमेंट, कपड़े, एम्यूनेशन और ट्रेनिंग, ज़्यादा लोगों को लेना। आपको पता है 65 में इमरजेंसी भर्ती शुरू हुई, 71 में भी इमरजेंसी भर्ती हुई, तो उसके बाद से हम अच्छे से प्रिपेयर्ड हुए। और उसके बाद से स्थितियाँ अब की तारीख में कई बार ये कहा जाता है, वो चूँकि मैं बार बार पॉलिटिकल नहीं, हो जा रहा हूँ, पूछिए। इस मामले में होना नहीं चाहिए था, लेकिन बार बार ये जिक्र होता है। कई बार हम लोग बात करते हैं ना जब, और किसी चीज़ की डिमांड कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करती है या कोई एक इंडिविजुअल करता है, तो एक नारा बार बार उछाल दिया जाता है कि सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं और तुमको इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक ऑफिसर रहे हैं, आपने ये जो बैटल ऑफ रेजांगला लिखी है और आपने तमाम परिस्थितियाँ देखी हैं, क्या इसकी तुलना की जानी चाहिए? इस तरीके से बार बार आपने भी देखा होगा कि कई बार बात होती है, यार सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, तुमको महंगाई की पड़ी है। नहीं, मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएट कंपैरिजन नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जवान जो लड़ रहे हैं वो देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन लिया है देश की रक्षा करने का। उनमें एक देशभक्ति की भावना है, उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनका जज्बा है, उसके हिसाब से उनकी बैटल क्राई है और उसके हिसाब से वो लड़ रहे हैं। लेकिन वो भी एक तरह से उनको कंपेयर करना, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट उनको कंपेयर करना एक आम सिचुएशन से मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हर इंसान का काम ज़रूरी है, चाहे वो आर्म फोर्सेस में है या हर इंसान कंट्रीब्यूट करता है देश की ग्रोथ के लिए, तो सबको पता ही है। तो एक का काम दूसरे के काम के साथ कंपेयर करना मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। अब थोड़ा चीन पे बात करते हैं, चूँकि जो 1962 की परिस्थितियाँ थीं, 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, हमने बहुत एक बड़ा हिस्सा खो दिया। शायद ये द बैटल ऑफ रेजांगला में 120 जवानों ने अगर उनको नहीं रोका होता तो कुछ और भी खोया होता हम लोगों ने। बहरहाल हम लोग रुक गए और जितना हमारे पास अब भी है। इसके बाद से चाइना लगातार, जिस पेंगोंगत्सो लेक पे हम बात कर रहे हैं या लद्दाख के पूरे क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं LAC की, 1985 तक सब कुछ ठीक रहा है। 1985 में एक छोटी झड़प होती है अरुणाचल के आसपास और
अब जो 2016, 17, 18 से जो चाइना ने लगातार अपनी आक्रामकता को बढ़ा रखा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? क्योंकि 62 से 2021 में परिस्थितियां तो दूसरी हैं, चाइना भी जानता है कि अब वो 62 तो नहीं दोहरा सकता, फिर वो क्यों कोशिश कर रहा है इस तरीके की? अब आपका दुश्मन आपसे दुश्मनी क्यों कंटिन्यू कर रहा है ये तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता है। क्योंकि मतलब जो हम लोग देखते हैं कि भारत में हम चाइना का बहिष्कार करते हैं, बार बार चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हैं, और जिस चीज़ से बहिष्कार करते हैं वो चाइनीज ही होता है। हम जो तख्ती लेकर के बहिष्कार चाइना करते हैं वो तख्ती चाइना की बनी हुई होती है। बात आपकी सही है, लेकिन देखिए दुश्मन क्यों लगातार दुश्मन बने रहना चाहता है ये तो खैर कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान जैसा जितनी मेरी समझ है और जितनी मेरी जानकारी है वो ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, और जैसा आपने अपने आप बोला कि 62 वो नहीं दोहरा सकते, मेरे को ऐसा लगता है कि एक म्यूचुअल मिसट्रस्ट है हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, और उसके जिम्मेवार भी वही हैं। अगर वो 1962 में इस तरह का धोखा दे के हमारे साथ अटैक नहीं करते, मैं मानता हूँ कि वो बहुत डेस्परेट थे इंडिया और चाइना का बॉर्डर सॉल्व करने में, उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर सॉल्व कर लिया, हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अब वो कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है, उसमें तिब्बत भी इन्वॉल्व है, तिब्बत के साथ उनका अलग स्टैंड है, हमारा अलग स्टैंड है, इतना बड़ा बॉर्डर है, उसको कैसे इमीडिएटली सॉल्व कर दें। हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अचानक उन्होंने सोच लिया कि भाई ये सॉल्व ही नहीं करना चाहते, इन पर अटैक कर दो। उससे नुकसान किसका हुआ? उससे नुकसान तो उन्हीं का हुआ। मिसट्रस्ट जो उस समय पनपी है 62 में, उन्हीं की वजह से वही मिसट्रस्ट कंटिन्यू हो रही है। भाई दे शुड शो पॉजिटिव इंटेंशन ना। आप चाहते हो कि सारा लैंड जो है वो हमारे को दे दो, और इंडिया के साथ में जो भी नेगोशिएशन चाहते हो, आप किसी भी चीज को नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि मैं बड़ा ब्रदर हूं, एक तरफा जो है, हम आई एम द बिगर ब्रदर एंड आई विल डिमांड एंड आई विल से एंड देन यू कम एंड साइन। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर 62 में, जब 62 से 60 से लेकर 62 तक कुछ मीटिंग्स हुई थी, और चाइना बोलता है कि क्योंकि उन मीटिंग्स में इंडियंस ने बॉर्डर को डिमार्केट नहीं किया, इसकी वजह से उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर जो है वो अटैक किया। बट मेरे हिसाब से ये सही बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना का बॉर्डर इवन ब्रिटिशर्स के टाइम में भी बहुत आराम से वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर इशू। इसको मैंने भी समझने की कोशिश की है, पढ़ा है, और इसमें बहुत सारी कमिटीज़ बनी हैं, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, पहाड़ हैं, हर तरह का उसमें कॉम्प्लिकेशन है। तो उसको आप सोचो कि आप सॉल्व, अगर वो 62 में अटैक नहीं करते और हमारे नेगोशिएशंस चलते रहते, हो सकता है जिस तरह के स्टेट्समैन हमारे लीडर्स थे, और वो भी अगर उस तरह की स्टेट्समैनशिप दिखाते, तो हो सकता है कि शायद 2-4 साल में सॉल्व हो जाता, और फिर हमारे एक घनिष्ठ हमारी दोस्ती रहती। लेकिन वो मिसट्रस्ट जब से डेवलप हुआ है, वो कंटिन्यू कर रहा है, और वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री गए हैं अमेरिका क्वाड में शामिल होने के लिए। क्वाड भी जो 4 देश बने हैं वो इसी के लिए बने हैं। जो अभी अमेरिका ने एक ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ AU के US बनाया है, वो भी इसी के लिए बनाया है कि भारत का तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो है ही, ये जो साउथ चाइना सी में, चूँकि आप नेवल में रहे हैं, कोस्ट गार्ड में रहे हैं, जो साउथ चाइना सी के साथ पूरा डिस्प्यूट है, ये सिर्फ भारत का ही नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए कंसर्न बना हुआ है। आखिर ठीक है, चाइना का हमारे साथ तो मिसट्रस्ट रहा 62 से, चलिए समझ में आता है, ये पूरी दुनिया के लिए मिसट्रस्ट जैसी स्थिति कहाँ से पैदा कर देती है ये चाइना? ये तो एक मेरे ख्याल से डिफेंस विशेषज्ञ वाला सवाल है, बट मैं अपनी लिमिटेड जानकारी से ये बोल सकता हूँ कि चाइना एक बहुत ही एम्बिशियस नेशन है। उनके सारे एक्शंस इस चीज़ को दर्शाते हैं 1949 से लेकर अब तक, और वो जो भी एम्बिशियस होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी हो, वो हमेशा अपने टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो चाइना हर तरफ चाहता है कि भाई जितनी ज़्यादा टेरिटरी, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे लैंड पे हो, चाहे पहाड़ पे हो, जितनी ज़्यादा टेरिटरी मतलब लोगों की बाहें मरोड़ के ले सकता हूँ, उतनी मेरे को लेनी चाहिए। तो वो कर रहा है। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपने बताया, ये सब कोशिश कर रहे हैं उन पर प्रेशर डालने का। मेरे ख्याल से ये एक सही दिशा में कदम है, क्योंकि प्रेशर डालने से उनको पता चलेगा कि भाई वो जो मनमानी चाहे वो नहीं कर सकते हैं। जो छोटे देश हैं उस एरिया में, उनके भी कुछ हक हैं, उनकी भी कुछ एस्पिरेशंस हैं, और उनकी भी कुछ जुडिशियस रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो उनके पास में रहनी चाहिए। तो उनकी रक्षा के लिए ये सारे ग्रुप्स बन रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही डिसीजन है, और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है और करना भी चाहिए। अच्छा, एक इस पूरी कहानी को पढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग
आदमी मुझे दिखा वो थे निहाल सिंह। जब 18 नवंबर को चाइना हमला करता है, हमारे 120 जवान को रोकने की कोशिश करते हैं, 7 घंटे की लड़ाई चलती है और फिर कुछ लोगों को उठा के ले जाता है। निहाल सिंह मौका देख करके वहाँ से भाग आते हैं, निकल आते हैं और फिर एक कुत्ता रास्ता बताता है। क्या है वो पूरी कहानी? चूंकि मैंने पढ़ी है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा दर्शकों के लिहाज से। सो एक्चुअली क्या था कि पूरा जो वो रिजागला का एरिया था उसमें मोटे तौर पे देखें तो 4 पोस्ट थी, तीन पोस्ट होती, प्लाटून 7, प्लाटून 8, प्लाटून 9 और एक कमांड पोस्ट थी। और कमांड पोस्ट के पीछे में 3 इंच मोर्टार था। कमांड पोस्ट में 8 लोग थे, जिसमें से एक थे सिपाही निहाल सिंह, वो उस समय सिपाही थे और उनको एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, एक LMG दी गई थी कि योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट, पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफ शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह। तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने बखूबी निभाया। और वो जब शैतान सिंह बाकी ट्रूप्स के साथ, लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ। बाकी ट्रूप्स के साथ जब हमारा 7 प्लाटून सुरजा जो जिनको हेड कर रहे थे नायब सूबेदार सुरजा, उनके जब 35 जवान और नायब सूबेदार सुरजा शहीद हो गए तो इन्होंने डिसाइड किया मेजर शैतान सिंह ने कि उसको वो रीटेक करेंगे। तो जब वो रीटेक करने के लिए जा रहे थे तभी वो इंज्योर हुए थे। तब तक ये खाली हो गया था उन्होंने, तो ये अकेले रह गए थे और चाइनीज़ जो है चारों तरफ से आगे आते जा रहे थे। अकेले रहने के बाद में इनके इस हाथ से गोली जा चुकी है, इनके इस हाथ से गोली जा चुकी है। मैं पर्सनली मिला हूँ। अभी वो लेट 80s में हरियाणा में अपने गाँव में रहते हैं, मैंने फोटो भी है उनकी, फोटो भी लगाई है। तो अब वो गोली ही नहीं चला पा रहे, तो क्योंकि उनके हाथ से ही गोली चली गई तो चाइना वाले आगे जाते जा रहे हैं। तो उनका लास्ट ऑर्डर था कि अपनी बंदूक को डिसमेंटल करना है, बट वो डिसमेंटल भी नहीं हो पा रही उनसे क्योंकि पूरा हाथ ब्लीड कर रहा है। तो वो बेहोश हो गए, तो उनको चाइना वाले उठा के ले गए। तो वो बोलते हैं मेरे को याद नहीं, आधे दिन बाद या 1 दिन बाद या 1.5 दिन बाद जब उनको होश आया तो उस समय शाम हो चुकी थी, शाम का टाइम था। तो उन्होंने देखा कि वो अपने इलाके में नहीं है, कहीं और हैं, गाड़ी से गए हैं, कैसे गए हैं पता नहीं। तो उन्होंने देखा कि 2 जवान चाइनीज़ खड़े हैं और वो सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट पीते पीते बातें करते हुए थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा सा दूर गए तो वहाँ से उठ के वो भाग गए। तो उनको ये नहीं पता था किस डायरेक्शन में भागना है, वो भाग लिए बस। तो जब भागे तो इनको जैसे ही पता चला तो इन्होंने वो रेड फ्लेयर फायर किया। तो रेड फ्लेयर फायर किया तो पूरा जो एरिया है उसमें वो चांदना हो गया, मतलब रोशनी हो गई और ये फटाफट वहाँ पत्थरों के बीच में छुप गए। तो उन्होंने भी गिव अप कर दिया कि ठीक है, अब इनको पता नहीं है जाना किधर है, खून निकल चुका है, बेहोशी वाली हालत है। तो उनके सामने कुत्ता आगे खड़ा हो गया। तो उन्होंने उस कुत्ते को पहचान लिया। ये वही कुत्ता था जब ये अक्टूबर में आए थे। अक्टूबर में टेम्परेचर जो है वो 6-7 डिग्री 0 डिग्री के आसपास था, 10 डिग्री और 0 डिग्री में फ्लक्चुएट करता था। उस समय जानवर रहते थे, तो ये लोग जो है ये चार्ली कंपनी वाले उस जानवर को खाना वाना खिलाते रहते थे। अब वो कुत्ता आ गया और कुत्ते ने देखा इनको, इनकी नज़रें मिली, कुत्ता मुड़ के एक डायरेक्शन में चलने लगा। ये चलते रहे उसके पीछे पीछे, पता नहीं बोलते कितने घंटे चलता रहा, लेकिन फाइनली वो इंडियन साइड में पहुंच गए। अभी मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ वो बोलते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है बनाई हुई, लेकिन देखिए मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मेरा अपना मानना ये है कि जो जवान जिसने इस बहादुर से लड़ाई लड़ी है, जिसका इतना खून निकल चुका है, अगर ये उनको हेलुसिनेशन भी हुआ है, अगर ये उनको चीज़ नहीं है लेकिन उनको लगी है हाँ ये, तो भी हमारे को एज इंडियंस इस बात को विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो ये एक इंसिडेंट था। 3 इंच मोर्टार में एक हमारे जवान थे, इसमें मेजर शैतान सिंह का और एक जवान का बहुत अच्छा तालमेल। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेजर शैतान सिंह एक अलग किस्म के कंपनी कमांडर थे। अगर वो शहीद नहीं हुए होते तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते। खैर 3 इंच मोर्टार का जो सेक्शन है उसमें 12 लोग थे और 3 इंच मोर्टार का जो इंचार्ज होता है वो हवलदार होता है। लेकिन मेजर शैतान सिंह साहब ने एक नायक को उसका इंचार्ज बना दिया। उस नायक का नाम था राम कुमार। तो राम कुमार को क्यों बना दिया उसका इंचार्ज? उसका इंचार्ज इसलिए बना दिया, राम कुमार से ही सवाल पूछा उन्होंने कि मैंने तेरे को क्यों इंचार्ज बनाया जबकि हवलदार होना चाहिए। तो राम कुमार ने बोला कि आप मेरे पे भरोसा करते हो, मेरी प्रोफेशनलिज्म पे। बोला बिल्कुल। एक्चुअली राम कुमार हवलदार ही था, लेकिन जितना मैं रिकॉर्ड देख पाया हूँ, कोई कॉन्वॉय डिसिप्लिन की वजह से कमांडिंग ऑफिसर के पास में पावर रहती है डिमोट करने की, तो उनको इस बैटल से कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले ही उनको डिमोट किया गया था नायक। तो उनके पास एक्सपीरियंस था, उनको प्रमोशन मिली हुई थी, लेकिन ऐसी पावर्स कमांडिंग ऑफिसर के पास में रहती हैं। अब वो क्या गलती थी, कई बार गलती इंटेंशनल होती है, कई बार गलती टेक्निकल होती है, ना अंदाजे से भी, लेकिन गलती होती है तो फौज में
नो कॉम्प्रोमाइज़, आपको पनिशमेंट तो मिलनी पड़ेगी। और ये चीज़ को, डिसीजन को सही प्रूव करके दिखाया। राम कुमार यादव उनका नाम था और वो नायक थे, जैसा मैंने बताया। उनके 12 के 12 लोग शहीद हो गए 3 इंच मोर्टार के। वो अकेले बचे, लेकिन वो 1200 राउंड्स जो थे उसमें से केवल 6 राउंड रेडी बचे थे। बाकी उन्होंने सारे राउंड्स कंज्यूम कर लिए। 7 घंटे तक वो चलती रही। अब वो कैसे चलती रही बंदूक, ये 3 इंच मोर्टार? क्योंकि -24 डिग्रीज का फ़ायदा एक ये है कि वो चीज़ें जो है वो आपके वेपन्स जो है वो उस समय चलते रहते हैं। मतलब जैसे एक नॉर्मल टेम्परेचर में तो वो जैम हो सकता है, हीट हो सकता है, बट वहाँ पे हीट नहीं होगा। तो ये इन्होंने इनके सारे लोग शहीद हो गए। इनका नाक जो है वो ब्लास्ट अवे हो गया। इनके शरीर में 9 गोलियां लग चुकी हैं और अभी भी ये फायर कर रहे हैं। लेकिन 3 इंच मोर्टार का एक मिनिमम रेंज होता है, मेरे ख्याल से इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, इट शुड बी अबाउट 130 यार्ड्स और 150 यार्ड्स, क्योंकि ये एक ट्रेजेक्टरी बॉम्ब होता है, ऐसे करके जाता है। तो ट्रेजेक्टरी बॉम्ब तो मिनिमम डिस्टेंस तक, मतलब मिनिमम एक उसका ब्लाइंड जोन रहता है। उस ब्लाइंड जोन तक जब चाइनीज आ गए तो इन्होंने रियलाइज किया कि अब तो ये नहीं चला सकते। तो रिवर्स स्लोप है पीछे, आप रोल होके जा सकते हो, अपनी जान बचा सकते हो। उन्होंने जान नहीं बचाई। उन्होंने क्या किया, जो 9 नंबर की जो प्लेटून थी उसके अंदर घुस गए और घुस के वहाँ सब लोग खत्म हो चुके हैं। एक बंदूक ले ली और जो एक ओपनिंग है उसकी तरफ लेके बैठ गए। उनके शरीर में 9 गोलियां लगी हुई हैं, नाक ब्लास्ट ऑफ है, पूरा खून निकल रहा है। और 10 मिनट के बाद में जब पहले चाइनीज़ ने अंदर देखा तो उन्होंने उसको गोली से मार दिया। तो चाइनीज़ लोगों ने क्या किया, जो ट्रूप्स थे, जितने भी छेद थे उस बंकर में, उसमें सब में उन्होंने वो फेंक दिया, ग्रेनेड फेंक दिए। अब वो अंदर पता नहीं क्या सिचुएशन थी, आग लग गई, लेकिन वो बेहोश हो गए राम कुमार जी। लेकिन राम कुमार को जब वो आग लगी उनके कपड़ों पे, तो उनको 1-2 मिनट बाद उनको होश आया। और होश आया तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ आग और धुआं है। तो उनको एक ओपनिंग नजर आई, तो उस ओपनिंग से बाहर निकल गए और फिर वो लुढ़कते हुए जो है वो पहुँचे। और कमाल की बात यह है कि वो बच पाए, उनको वीर चक्र मिला। और अभी कुछ सालों पहले उनका देहांत हुआ। मेरे को उनसे मिलने का नसीब नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही ब्रेव उनकी कहानी है राम कुमार जी की। तो ये कहानी है उन 120 वीर जवानों की, जिनमें से 110 ने अपनी शहादत दी। और उस शहादत की बदौलत ही आज भारत का जो नक्शा है, जो लद्दाख है, वो सुरक्षित है। इस किताब में उनकी वीरता की गाथाएं लिखी हुई हैं। आप उसको कहानी की तरह पढ़ते जाएंगे, आप रोमांचित होते जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि आखिर इतने नीचे से एक प्लेन मैदान की वाले इलाके से आए हुए जवान 18,000 फीट की ऊंचाई पर -10 डिग्री में, -20 डिग्री में जंग कैसे करते हैं। और वो भी तब जब उनके पास ना तो खाने का पर्याप्त सामान है, ना ही हथियार हैं और ना ही ऐसे कपड़े जो उन्हें बर्फ़ में जमने से बचाए रखें। तो पहले तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, और दूसरा शुक्रिया इस बात के लिए कि आप बैटल ऑफ रेजांगला आप दुनिया के सामने लेकर के आए। जाते जाते आखिरी सवाल, हमारे हिंदी दर्शकों के लिए कब आएगी किताब? हिंदी दर्शकों के लिए ज़रूर आएगी। मैं तो चाहता हूँ कि बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम हर लैंग्वेज में आए। लेकिन ऐसा मेरे को आइडिया है कि अगर अंग्रेज़ी किताब अच्छी चलती है 6-7 महीने में हिंदी की ज़रूर आएगी और हिंदी के पाठक वेट कर सकते हैं। वैसे अंग्रेज़ी बहुत ही साधारण मैंने यूज़ की है, इसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। और मेरे को पता है कि हिंदुस्तान में सब लोगों की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इस वजह से बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। अगर लोग अंग्रेज़ी आपकी थोड़ी कमज़ोर भी है तो भी आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर भी आपको हिंदी का वेट करना है तो 6 महीने बाद पक्का हिंदी में आएगी। तो 6 महीने बाद, जैसा कि बता रहे हैं कुलप्रीत यादव, की उम्मीद की जा सकती है कि हिंदी में आएगी। फिलहाल अंग्रेज़ी में किताब मौजूद है, पेंगुइन प्रकाशन ने छापी है। 170-72 पन्नों की किताब है और कीमत इसकी 399 रुपये है। तो आप भी पढ़िए और देखिए वो शहादत जो उन्होंने 1962 में दी थी अपने देश को बचाने के लिए, द बैटल ऑफ रेजांगला। शुक्रिया।